क्या परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ा ईरान? राष्ट्रपति पेजेशकियान का बड़ा फैसला, इजराइल अमेरिका की अटकी सांसें। अगली खबर में आपको बताएंगे। मिडिल ईस्ट में भीषण तनाव के बीच सऊदी अरब ने थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट कर दिया एक्टिव। इसी के साथ आपको बताएंगे गाजा में बंद होंगे इजरायली हमले, ट्रंप ने दिया सीज फायर का प्रस्ताव, इजराइल तैयार, वहीं इटली ने किया समर्थन। साथ में आपको बताएंगे ब्रिटेन की संसद में आंसू बहाती दिखी वित्त मंत्री रीव्स, रोने की वजह से पाउंड का जो नुकसान हुआ आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के साथ सहयोग को रोकने का ऐलान किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बुधवार को यह घोषणा की। ईरान का यह फैसला इजरायल और अमेरिका द्वारा उसके परमाणु प्लांट्स पर किए गए हमलों के बाद आया है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान इस रोक का फायदा उठाकर परमाणु वेपन्स बना सकता है। अमेरिका पहले भी यह शक जता चुका है कि इन हमलों से पहले ही ईरानी परमाणु प्लांट से 400 किलो संवर्धित यानी ज्यादा ताकत वाला यूरेनियम गायब हो चुका है, जिससे कम से कम 10 परमाणु वेपन्स बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इससे इजरायल और अमेरिका की टेंशन और बढ़ सकती है। ईरान की संसद पहले ही ये कानून पास कर चुकी थी कि अब वो इंटरनेशनल परमाणु संस्था IAEA के साथ कोई तालमेल नहीं रखेगा। अब इस पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भी साइन कर दिए हैं, यानी ये फैसला अब पूरी तरह लागू हो गया है। इस कानून में साफ कहा गया है कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों और हमारे वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। इससे हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हुआ है। इसलिए जब तक हमारी परमाणु प्लांट्स और वैज्ञानिकों की पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक हम IAEA या NPT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ईरान IAEA को कोई जानकारी नहीं देगा, और जब तक उसे भरोसा नहीं होता कि उसके ठिकाने और साइंटिस्ट सेफ है, तब तक वो किसी के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने सोमवार को कहा कि अब IAEA से वैसे रिश्ते नहीं रह सकते जैसे पहले थे। उन्होंने कहा कि जब इजरायल और अमेरिका ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला कर रहे हैं और IAEA की इंस्पेक्टर्स की भी सुरक्षा तय नहीं है, तो फिर सामान्य सहयोग की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, जब तक हमारी परमाणु साइट्स और वैज्ञानिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक IAEA से हर तरह का सहयोग बंद रहेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि IAEA प्रमुख को अब ईरान के परमाणु प्लांट से दिखाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अरागची ने आरोप लगाया कि IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने ईरान के खिलाफ एक पक्षपाती प्रस्ताव पास करवाने में मदद की थी, जो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल के हमले भी इस फैसले की बड़ी वजह है, और अफसोस की बात है कि ग्रोसी ने इन हमलों की निंदा तक नहीं की। अरागची ने कहा कि अब ग्रोसी का दौरा करना बेकार है और उनकी मंशा पर भी शक है। हालांकि ग्रोसी ने फिर भी कहा कि IAEA की जांच ईरान में जारी रहनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब ने अमेरिका से मिले एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड की पहली यूनिट को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। इसका उद्घाटन बुधवार को जेद्दा शहर में एक प्रोग्राम के दौरान किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि ये यूनिट तब शुरू की गई जब इस पूरी सिस्टम की टेस्टिंग, जांच और ऑपरेशन का काम पूरा हो गया। इसके साथ ही इसमें काम करने वाले सैनिकों को देश में ही फील्ड ट्रेनिंग भी दी गई। ये कार्यक्रम जेद्दा के एयर डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुआ, जहां सऊदी एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मजीद बिन सुलेमान अल आमरो भी मौजूद थे। इस मौके पर जनरल आमरो ने इस यूनिट का झंडा एयर डिफेंस ग्रुप 1 के कमांडर को सौंपा। इसका मतलब है कि ये यूनिट अब सऊदी अरब की सेना में पूरी तरह से काम शुरू कर चुकी है। इस तैनाती का मकसद सऊदी अरब की वायुसेना की ताकत को बढ़ाना और देश की हवाई सीमाओं और ज़रूरी ठिकानों की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। दोस्तों, ये ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इससे पहले सऊदी एयर डिफेंस ने थार्ड सिस्टम के पहली और दूसरी यूनिट के सैनिकों को
अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित फोर्ट ब्लिस बेस पर स्पेशल ट्रेनिंग दी थी। आपको बता दें, थार्ड एक ऐसा एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और मीडियम रेंज मिसाइलों को ऊंचाई पर ही हवा में मार गिराने में सक्षम है। इसका डिज़ाइन 1990 के दशक में अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री और बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी लोकहीड मार्टिन ने मिलकर तैयार किया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू की रिपोर्ट के मुताबिक इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा है कि उनका देश गाजा पट्टी में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को जल्द से जल्द खत्म कराने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। बुधवार को जारी बयान में ताजानी ने कहा, पहले 60 दिनों के लिए सीज फायर बहुत ज़रूरी है, इसे खोया नहीं जा सकता। ये बयान उन्होंने कतर, मिस्र और कनाडा के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत के बाद जारी किया। इतालवी समाचार एजेंसी ANSA के मुताबिक ताजानी ने कहा, अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता कामयाब होनी ही चाहिए और इटली G7 और यूरोपीय यूनियन में जो जरूरी होगा वो करेगा। उन्होंने दोहराया कि पहले 60 दिनों का सीज फायर एक अहम कदम है जिसे हर हाल में हासिल करना होगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि इजरायल ने 60 दिनों के युद्ध विराम के लिए जरूरी शर्तें मान ली और अब उन्होंने फिलिस्तीनी संगठन हमास से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपील की है। वैसे दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट है कि फिलिस्तीनी ग्रुप अमेरिका के इस प्रस्ताव पर सोच विचार कर रहा है, क्योंकि उनका शुरू से यही कहना है कि जब तक इजरायली सैनिक पूरी तरह से गाजा पट्टी से चले नहीं जाते तब तक कोई भी शांति नहीं होगी। वैसे ये भी खबर है कि अमेरिका के इस प्रस्ताव पर हमास की तरफ से पॉजिटिव बातें सामने आ रही है। वहीं इतालवी विदेश मंत्री ताजानी ने यह भी कहा, फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों को रोका जाना चाहिए, इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए, युद्ध विराम को मजबूत किया जाए और गाजा पट्टी को मानवीय मदद के लिए दोबारा खोला जाए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बार बार अपीलों के बावजूद इजरायली सेना गाजा पट्टी में जो कर रहा है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। अक्टूबर 2023 से अब तक 57,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन के वित्त मंत्री रेचल रीव्स बुधवार को संसद में रो पड़ी। तब ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। रीव्स के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोगों ने उन्हें कमज़ोर बताया और उनकी आलोचना की। रीव्स के रोने का नुकसान ब्रिटिश मार्केट पर तुरंत दिखा। पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले 1% गिर गई। दरअसल निवेशकों ने समझा कि चांसलर की कुर्सी खतरे में है। अक्टूबर 2022 के बाद यह पहली बार हुआ जब पाउंड में इतनी गिरावट हुई। उस वक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मिनी बजट ने बाजार में जबरदस्त उथल पुथल मचा दी थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि ट्रस को अपने पद से हटना पड़ा था। इस बीच पीएम स्टारमर ने रीव्स का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रीव्स के आंसुओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि रीव्स आने वाले कई सालों तक चांसलर बनी रहेंगी। वहीं वित्त मंत्री रेचल रीव्स के रोने को लेकर कई बातें सामने आई। कुछ का कहना था कि विपक्ष के तीखे सवालों ने उन्हें रुला दिया, जबकि उनके प्रवक्ता ने इसे निजी मामला बताया। असल में विवाद तब शुरू हुआ जब रीव्स ने विकलांग और बेरोजगार लोगों को मिलने वाली कुछ सुविधाओं में कटौती का प्रस्ताव रखा, जिससे लेबर पार्टी के कई सांसद नाराज हो गए। भारी विरोध के बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा, जिससे हर साल करीब 5 बिलियन पाउंड का नुकसान होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।